तो एक बार फिर सभी को नमस्कार। और बहुत से लोग हैं, मतलब यूँ मान के चलो कि लगभग 70% काश्तकार ऐसे दिख रहे हैं जिनको मैं जानता हूँ, कुछ ही लोग नए हैं। बारिश का मौसम और बारिश हो गई, बुआई का काम भी चल रहा है और आप इतनी बड़ी संख्या में केवीके पर आए, है ना, और वो भी 10 बजे, मतलब टाइम के पंचुअल। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर से मैं केवीके की तरफ से, हालांकि प्रोग्राम केवीके का नहीं आत्मा का है, लेकिन मैं फिर भी आपका केवीके की तरफ से भी स्वागत और धन्यवाद और अभिनंदन। अब जब बारिश हो गई या कुछ एरिया में हो सकता है कि होने वाली हो, और कुछ एरिया ऐसा भी है जिसमें बहुत पहले भी हो गई थी, 10, 12, 15 दिन पहले। स्पेशली सूरजगढ़ गुआना में एक गया था, बुआई भी कर रही। तो थोड़ी सी अपन दोनों तीनों सिचुएशन की बात करेंगे, है ना, कि मान लो अभी बुआई नहीं करी तो कौन सा बीज लेना है, कौन से की बुआई करनी है, कैसे बीज को उपचारित करना है, और बुआई कर दी तो उसके बाद में क्या ध्यान रखना है, कोई खाद पानी की बात है, कोई और बात है, वो सब बात करेंगे। तो शुरुआत मैं करूँगा कि मान लो जहाँ अभी बुआई नहीं हुई थोड़ी वहाँ से बात करेंगे, फिर जहाँ हो गई उसकी भी करेंगे। जहाँ बुआई नहीं हुई तो अपने ज़िले की देखो मुख्य मुख्य फसलें हैं, बाजरा है, ग्वार है, मूंग है, चवला है, और कुछ एरिया में कपास, है ना, और कुछ एरिया में मूंगफली। आजकल कपास और मूंगफली 2 फसल भी ज़िले में नहीं आ गई। हालांकि ज़िले की ज़मीन और ज़िले की जलवायु या ज़िले की जो आबो हवा है वो कपास के लिए तो कतई ठीक नहीं है। मूंगफली फिर भी कुछ एरिया जो है उदयपुर वाटिका गुड्डा का, वो एरिया फिर भी मूंगफली के लिए ठीक है और लोग वो भी रहे हैं, अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं। लेकिन बात घूम फिर के एक ही आती है कि काश्तकार वो काम करता है जहाँ उसको 2 पैसे का फायदा हो, और काश्तकार नहीं हर आदमी करता है, करना भी चाहिए। लेकिन कई बार ये भी होता है कि मान लो अपनी वो मुर्गी वाली कहानी सुनी हुई है ना, कि चाहे रोज एक अंडा ले लो, फिर वो लालच में गड़बड़ किया। तो हो सकता है कपास बो रहे हैं, 2 साल 3 साल आपको बढ़िया मुनाफा मिले, लेकिन हो सकता है कि आगे उससे ज़्यादा नुकसान भी हो जाए। इसलिए मैं कभी भी जिले में कपास को तो प्रोत्साहित नहीं करता, क्योंकि कपास एक बहुत लंबे टाइम की फसल है या नहीं है? जिन्होंने बोया तो थोड़ा हाँ या ना है ना, बहुत लंबे टाइम की फसल। नंबर 2, कपास को तुलनात्मक रूप से दूसरी फसलों की तुलना में बहुत ज्यादा खुराक की आवश्यकता है। नंबर 3, जहां भी किताबों में लिटरेचर में कपास लिखा आता है तो वहां एक लाइन लिखी आती है कि ब्लैक कॉटन सॉइल, इंग्लिश में, मैं उसकी हिंदी बताता हूँ, ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल का मतलब कपास को वहां बोना है जहां मिट्टी काली मिट्टी होती है, वो अपनी जो बलुई मिट्टी होती है, मोटे दाने की मिट्टी होती है, उससे कम फर्टाइल होती है, मतलब उसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। तो इसलिए आश्चर्य जब हुआ कि भाई कपास है वो मैंने मंडावा के टिल्लू पर भी देखा। लुमास एरिया से है कोई? अगर लुमास से है तो लुमास के टिब्बा पर भी कपास शुरू हुई थी फसल हरियाणा से। हरियाणा का जो अपना जिले का एरिया सटा हुआ है, वहां प्रवेश करते करते सूरजगढ़, गुआना और चिड़ावा और बगड़ और झुंझुनू और मंडावा तक पहुंच गई। आगे नागौर तक पहुंच गई साहब? नहीं, नागौर फिर भी जो मेड़ता का एरिया है वो कपास के लिए ठीक है, कुछ एरिया ठीक है। जैसे झुंझुनू में मैंने बताया ना भाई, मूंगफली की बात होती है तो उदयपुर वाटी गुड्डा का एरिया है वो मूंगफली के लिए, और जिले में जो जमीन है उसके तुलना में अच्छा है। तो जिले में कुछ एरिया होता है, लेकिन चलो ठीक है, मान लो सिंगाना बुआना तक तो ठीक है, उधर की जमीनें तो थोड़ी ठीक है, लेकिन क्या मंडावा के टीले कपास के लिए उपयुक्त है? क्या आप बताओ? नहीं है। कितने लंबे टाइम की फसल, कितनी गहरी उसकी जड़ जाती है, कितनी वो खुराक लेती है, कितना उसको पानी चाहिए, इतना पानी हमारे पास में है ही नहीं। तो थोड़ा सा मैं आपसे इस बात के माध्यम से या ये उदाहरण देके यही कहना चाहता हूँ कि हर फसल हर एरिया के लिए उपयुक्त नहीं होती है। थोड़ा अपन देखा देखी नहीं करें,
जो हमारे वहाँ की जमीन है, वहाँ की जलवायु है, उसके हिसाब से जो फिट है, जो ठीक है, उसी की अगर हम बुआई करें तो मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक होगा, है ना। तो 1 साल पहले एक अखबार में न्यूज आई थी, अगर आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो तो, उस न्यूज में ये था कि जो चिड़ावा के उधर का एरिया है जहां कपास की सबसे ज्यादा बुआई होती है, वहां लगभग 100% चौड़ा पीला हो गया। 100% चौड़ा था वो पीला हो गया। अखबार में इतनी बड़ी न्यूज आई थी, अगर किसी को याद आ रही है तो। और घोटाले की भी दे रखी नहीं, उधर इतना नहीं था, उधर ज्यादा था। और उस पर खूब गहन मंथन विचार हुआ कि भाई उधर इतना ज्यादा क्यों। यूं तो वो बीमारी देखो सब जगह आती है, लेकिन एक तो कई जगह छूटी आती है और कई जगह वही महामारी हो जाती है। कहते हैं कि उस पूरे एरिया में वो पीली पत्ती की बीमारी क्यों हुई थी। सवाल अपना ये था शुरू में, वो इसलिए हुई थी कि सबसे ज्यादा कीड़ा और बीमारी लगता है वो कपास में लगता है। तुम इस बात से सहमत हो कि नहीं हो? जी हाँ। मेरी नौकरी की फर्स्ट पोस्टिंग गंगानगर में रही है, मैंने वहां 6 साल देखा है। जितने कीड़े और बीमारी कपास में लगते हैं उतने किसी फसल में नहीं लगते। जितना केमिकल का प्रयोग कपास में होता है उतना किसी फसल में नहीं होता है। और उस कपास से धागा बनता है, कपड़ा बनता है। और आज हम सब जो एलर्जी हो रही है ना, चमड़ी वाले रोग, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण वो है कि उस रुई में, रेशे में, धागे में वो केमिकल का अंश है। और आपको और आश्चर्य होगा कि जो कपास बोते थे गंगानगर वाले, उन्होंने तो छोड़ दिया और गंवार बोने लगे। आप पता कर लेना, मैं नहीं बोलता, ये आंकड़े बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, रिपोर्ट बोलती है। वो कपास से उनका मोह भंग होता जा रहा है। और ग्वार का एरिया वहां बहुत ज्यादा बड़ा है, सबसे ज्यादा ग्वार का, उसके बाद में मूंग का। और जो हम यहाँ ग्वार बोते थे वो कपास बो रहे हैं, वो कपास बोना शुरू कर दिया। अब आप समझो, कोई आदमी किसी चीज को बुराई समझ के छोड़ रहा है और अगर हम अपना रहे हैं, वो गलत है। समझ गए होंगे, मेरे को अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो वो जो वायरस की बीमारी पीले पत्ते वाली होती है, वो होती क्या है, आप कभी भी मूंग और चौड़े में आती है, ध्यान रखना कि पहले खेत में 1 पौधे में, फिर 2 पौधे में, शुरुआत वो 1 या 2 ही बीज में होती है। आप जैसे थैली लेके गए, मान लो उसमें लाखों बीज हैं, हो सकता है 1 या 2 बीज को इन्फेक्टेड हो गया, कहीं से भी हो गया, संक्रमण है उसमें, वो होगा और उसमें वो बीमारी आ गई। या हो सकता है कि आप लेके गए वो तो बिल्कुल 100% प्योर है, कहीं संक्रमण नहीं है उसमें, लेकिन पड़ोसी ने कोई ऐसा बो दिया, ये जो 3 वैरायटी का बीज नहीं, उसने कोई चौथी बो रखी है और उसके खेत में आ गया। तो फिर ये जो सफेद मक्खी होती है, छोटी दिखती है, आंख से दिखती है, छोटी होती है, वो उस रोगी पौधे पर बैठेगी तो उसकी पंख के या शरीर के वो बीमारी लग गई, वो छूत की बीमारी होती है। और वो फिर जितने पौधों पर जाके दिन में बैठेगी, उन सब की वो बीमारी ट्रांसमिट हो जाए, चली जाए। तो उस एरिया में वो जो बीमारी, इसकी बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, मैंने ये जवाब दिया था। मैंने कहा साहब, असली कारण वो चौड़े में आ रही है ना, वो कपास है। बोले कैसे, आप कैसे कह सकते हो? मैंने कहा मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, कपास में बीमारी सबसे ज्यादा, उस एरिया में कपास सबसे ज्यादा बो रहे हैं। और वो सफेद मक्खी है, वो कपास की सबसे बड़ी दुश्मन है। और अगर आप अखबार लगातार पढ़ते हो या थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो तो 3 साल पहले आपने देखा होगा, पंजाब और हरियाणा में पूरा कपास खत्म हो गया था केवल सफेद मक्खी के कारण। एक ऐसा कीड़ा जो किसी से कंट्रोल नहीं हुआ। इतनी वहां नकली दवाइयां नहरों में बहाई, जब आपने देखा, पढ़ा, याद है टीवी पर, अखबार में, तो थोड़ा पीछे चलो, है ना, लेकिन वो मक्खी कंट्रोल नहीं, वो मक्खी कंट्रोल नहीं, पूरी कपास चौपट। और ये जो बीटी कॉटन आ रहा है ना, ये तो बीटी कॉटन आ गया, नहीं तो अब तक का कभी का कपास छूट जाता, लेकिन उसमें भी वो सफेद मक्खी तो उसमें भी आती है। तो इसलिए वो सफेद मक्खी उस बीमारी को फैलाती है। अब जिस एरिया में वो सफेद मक्खी ज्यादा है तो वो बीमारी ज्यादा फैलेगी। अच्छा, फिर एक चक्कर और है कि भाई मान लो अपन यहाँ बैठे, सबके टीकाकरण कराया हुआ है, ये बीमारी नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, लेकिन हम 100 बैठे हैं, हमारे में 200 रोगी आके बैठ जाएंगे, तो फिर शरीर कितना रेजिस्ट करेगा? एक हद होती है। तो आपने चाहे कितनी बढ़िया से बढ़िया वैरायटी, फिर ये जो 1142 भी बो रखी है ना, तो चारों तरफ से प्रेशर आ जाएगा कि बार बार उस पर वो रोग आ रहा है मक्खी से, तो फिर वो कितना सहन करेगा? तो इसलिए हम कई बार कहते हैं कि भाई ये जो पीली पत्ती वाली बीमारी की बात है, आप गांव में पड़ोसी को, सबको थोड़ा बताया
कि भाई इसका कंट्रोल दवाई नहीं है। हाँ, दवाई भी छिड़कनी होती है सफेद मक्खी को मारने के लिए, लेकिन अगर हमने उस पौधे को उखाड़ा नहीं, गाड़ा नहीं, तो तुम कितनी दवाई छिड़को, मान लो आपने दवाई छिड़की, आपके खेत वाले कीड़े मर गए, पड़ोसी वाले आ जाएंगे, भाई सींग थोड़ी जाना है, भाई तो सींग कौन जाना है, तो पे आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा खेती के ऊपर अवेयर जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम झुंझुनू का किसान ही जागरूक नहीं होगा, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, शाबाश, तो फिर आप बताओ कौन होगा भाई। अभी आज तो साइन वाली लिस्ट चलेगी, मेरे हिसाब से 100 में से कोई 2 आदमी अंगूठा लगाए तो लगाए, नहीं कोई मिल रहा। अभी पिछले 15 दिन कैंप चले थे ना, विकसित कृषि अभियान, बहुत अच्छा, ये मैं सरकार की एक पहल मानता हूँ। हालांकि थोड़ी जल्दबाजी में हुआ और थोड़ा टाइम गर्मी का सा था, थोड़ा टाइम अगर या एक दिन में 3 जगह जाना था, उसकी जगह 2 होता। अभी कल रिव्यू मीटिंग हुई थी, मैंने यही सुझाव दिया था, मैंने कहा कैसे साहब हो तो दिन में 2 ही हो, 3 नहीं हो। 3 में तो आप समझते हो कि आधे घंटे तक काश्तकार नहीं आता, हम बोलने का टाइम होता है, इतने में आगे वाले गाँव का टाइम होता है, तो फिर मजा नहीं आता। तो लेकिन ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था। हमने उसमें, मैंने केवीके की तरफ से 3 तरह के फोल्डर उसमें छपवा के बंटवाए थे, और आज अभी मैं पता कर लूंगा, अगर है तो हम बचे हैं तो दिलवा दूंगा। मूंग का, ग्वार का और एक शायद बाजरे का था या किसका था, है ना, बाजरे, 3 का, एक सिंपल पन्ने में, बहुत सस्ता, एक ही दिन में यूं फटाफट की कुछ भी हो जाए। 29 तारीख से प्रोग्राम था, 27 को दिमाग में विचार आया कि भाई किसानों को कुछ दे। और हम जहां भी गए, मैंने काश्तकार को यही कहा कि ये देखने में आपको पन्ना बड़ा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन ये आपके लिए खेती की गीता, इसको संभाल के इसको पढ़ो, इसमें सब लिखा है, कौन सी वैरायटी, कौन सा बीज, कितनी मात्रा, कितनी खाद, कौन सी बीमारी, कौन सी दवाई। अगर बचा है तो मैं आज भी आपको देखूंगा, अभी देखते। तो मेरा कहने का मतलब कि भाई हम जब इतने पढ़े लिखे हैं, इतने कितने अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन अगर उसका हम फायदा नहीं उठाएं तो फिर उसका कोई मतलब की बात नहीं है।